गुड मॉर्निंग। कल का वीडियो आपने देखा, उसमें आपने विश्व मानव प्रवास व मानव विकास के बारे में देखा। उम्मीद है आपको ठीक प्रकार समझ में आया होगा। आज का अपना जो बिंदु है वो है विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में। देखते हैं सबसे पहले जनसंख्या संरचना का सामान्य परिचय है। देखिए, जनसंख्या संरचना में किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया है। देखिए, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत मुख्यतः स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, आयु वर्ग, ग्रामीण नगरीय संगठन आदि तथ्यों को सम्मिलित किया है। देखिए, मुख्यतः जनसंख्या संरचना कहें किसे है क्या। देखिए, मुख्यतः जनसंख्या संरचना से अभिप्राय है स्त्री व पुरुषों का आयु वर्ग के अनुसार अध्ययन करना। यानी आप जनसंख्या संरचना को क्या कह सकते हैं? जनसंख्या संगठन। आयु वर्ग के अनुसार स्त्री पुरुषों का जो अध्ययन होता है वह स्त्री पुरुषों का अध्ययन जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना के नाम से जाना जाता है। यानी जनसंख्या संरचना के अंतर्गत स्त्री व पुरुषों के अनुपात से मतलब होता है लिंगानुपात। लिंगानुपात का अध्ययन किया जाता है, आयु वर्ग का अध्ययन किया जाता है। ये सारे कारक किसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं? ये सारे कारक सम्मिलित होते हैं जनसंख्या संरचना। फिर से देख लो एक बार, जनसंख्या संरचना क्या है। जनसंख्या संरचना में मुख्यतः व्यवसाय के बारे में, आयु वर्ग के बारे में, स्त्री पुरुषों के अनुपात के बारे में, ग्रामीण व नगरीय संगठन के बारे में आदि के बारे में अध्ययन होता है। परिभाषा की बात करें तो आयु वर्ग के अनुसार स्त्री व पुरुषों का जो अध्ययन किया जाता है, स्त्री व पुरुषों का आयु वर्ग के अनुसार अध्ययन करना जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन कहलाता है। स्त्री पुरुषों के अनुपात से प्रायः लिंगानुपात से होता है। तो मुख्यतः लिंगानुपात, आयु वर्ग संरचना आदि कारकों का अध्ययन इसके अंतर्गत मुख्यतः सम्मिलित है। सबसे पहले अपन देखते हैं आयु संरचना के बारे में। देखो, आयु संरचना है क्या? आयु संरचना कहें किसे? आयु संरचना का मतलब क्या है? किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का उनके आयु वर्ग में रखकर अध्ययन करना आयु संरचना कहलाता है। यानी किसी भी प्रदेश के अंतर्गत जो निवास करने वाले जो विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं, 0 से लेकर के अधिकतम आयु वाले, तो किसी भी प्रदेश के अंतर्गत निवास करने वाले जो विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं उनकी आयु के अनुसार वर्ग में रख करके उनका अध्ययन करना आयु संरचना कहलाता है। मुख्यतः संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है, इस संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को आयु वर्ग के आधार पर 3 वर्ग बनाए गए। 3 वर्ग कौन कौन से? 0 से लेकर के 15 वर्ष का आयु वर्ग, 15 से लेकर के 64 वर्ष का आयु वर्ग और एक 65 से ऊपर। कितने आयु वर्ग हो गए? 3 आयु वर्ग हो गए। पहला जो आयु वर्ग है 0 से 15 वर्ष, इसे कहा जाता है बाल या आश्रित जनसंख्या। 15 से 64 है
उसे कहा जाता है कार्यशील युवा जनसंख्या, और 65 से ऊपर है उसे कहा जाता है वृद्ध या आश्रित जनसंख्या। तो कितने आयु वर्ग हो गए? 3 आयु वर्ग हो गए। 3 आयु वर्ग कौन कौन से? 0 से 15 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से ऊपर, यानी बाल जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या और 65 से ऊपर यानी वृद्ध जनसंख्या। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है, यह आर्थिक विकास निर्भर करता है किस पर? वहां की युवा जनसंख्या। यानी वही देश आर्थिक रूप से विकसित है या आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है जिस देश के अंतर्गत 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या अधिक हो। यानी कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जहां सर्वाधिक होता है, मुख्यतः वह 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग वाला अनुपात जहां पर सर्वाधिक होता है, वो देश विकसित श्रेणी के अंतर्गत आ सकता है। किस हिसाब से? इस आर्थिक विकास के हिसाब से। लेकिन यहां पर एक विशेष बात हो रही है कि जहां कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है वहां आर्थिक विकास तो है, लेकिन कार्यशील जो जनसंख्या है वो आर्थिक विकास के साथ साथ किसको? जनसंख्या वृद्धि को भी बढ़ावा देती है। 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग किसी भी देश में आर्थिक विकास के स्तर को उच्चतम बना सकता है, लेकिन वहां पर जनसंख्या वृद्धि की जो स्थिति है वो भी उस कार्यशील जनसंख्या के अधिकतम अनुपात वाले देश में अधिक होगी। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपन किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए वहां की आयु संरचना का अध्ययन आवश्यक है। देखिए, आज अपन संपूर्ण विश्व की बात करें, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में लगभग 6.8% जो जनसंख्या है वो कैसी है? वृद्ध जनसंख्या है। और सबसे ज्यादा वृद्ध जनसंख्या कहां पर निवास करती है? सबसे ज्यादा वृद्ध जनसंख्या निवास करती है यूरोप में। कितने प्रतिशत? 14.6% जनसंख्या वृद्ध है। आगे बढ़ चले, उत्तरी अमेरिका वृद्ध जनसंख्या का अनुपात कितने प्रतिशत? 12.5%। अफ्रीका में 3.2%। लेकिन ये तो हो गया अपने महाद्वीप के आधार पर। भाई संपूर्ण विश्व में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात कितना है? 6.8%। विश्व में कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत है और कितना है? तो यूरोप महाद्वीप में 14.6%। यदि देशवार स्थिति पूछे तो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर वृद्ध जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो ध्यान रहे, जापान, जहां पर वृद्ध जनसंख्या का अनुपात कितने प्रतिशत है? 18.27%। और इसके बाद में आता है जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाले देश हैं। यदि विश्व में युवा वर्ग की बात करें तो विश्व में संपूर्ण जनसंख्या में लगभग 35.2% जनसंख्या है वो किसकी है? युवा वर्ग की है। यानी युवा जनसंख्या का जो अनुपात है विश्व में कितना है? 35.2%। और सबसे ज्यादा जो युवा जनसंख्या है वो कहां की है? अफ्रीका महाद्वीप की है। कितनी? 44.7% महाद्वीप के हिसाब से। अपना एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में 33.6% है। मुख्यतः जो विकासशील देश है उन विकासशील देशों में एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत अधिकांश देश किस श्रेणी के हैं? विकासशील श्रेणी के हैं। एक जापान को छोड़ दो, एक आध देश और होंगे, बाकी अधिकांश देश है वो विकासशील है। तो विकासशील देशों के अंतर्गत युवा जनसंख्या का जो अनुपात है वो अधिक है।
विकसित देशों के अंतर्गत युवा जनसंख्या का जो अनुपात है वो कैसा है, कम है। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिएगा, बुक में भी आपको मिलेंगी। संपूर्ण विश्व के अंतर्गत, पहली बात, संपूर्ण विश्व के अंतर्गत 35% जनसंख्या युवा है, जिसमें विकसित देशों में युवा जनसंख्या का अनुपात है 18.3% और विकासशील देशों के अंतर्गत अनुपात है कितना, लगभग 32.2%। मुख्यतः युवा जनसंख्या का अनुपात जहां पर होगा वहां पर जन्म दर की जो स्थिति है, जन्म दर क्या होता है, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। तो युवा जनसंख्या का अनुपात जहां पर अधिक है वहां पर जन्म दर का प्रतिशत भी क्या अधिक है। दूसरा, कार्यशील जनसंख्या आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण है लेकिन जनांकीय दृष्टि से भी गतिशील होती है। मैंने बताया भाई आर्थिक विकास उन देशों का अधिक होता है जिन देशों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कैसा पाया जाता है, अधिकतम पाया जाता है। लेकिन अधिकतम कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जहां पर है, अधिकतम जनसंख्या जहां पर सर्वाधिक है कार्यशील जनसंख्या, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वह वृद्धि का दर भी अधिक है। जैसे चीन है, भारत है, युवा जनसंख्या वाले हैं, कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक है लेकिन मुख्यतः जन्म दर की प्रतिशतता भी यहां अधिक है। तीसरी बात, जिन देशों ने जनांकीय विकास का क्रम पूरा कर लिया है, जैसे जापान, कैसे समझे भाई, जनांकीय विकास का क्रम पूरा हो गया। जिस देश में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात अधिक है, जहां पर वृद्ध जनसंख्या का अनुपात अधिक है, इसका मतलब यह है उसने जनांकीय विकास का क्रम क्या कर लिया, पूरा, और वो देश किस श्रेणी में आ जाते हैं, फिर विकसित श्रेणी में। तो 3 बातें हुई। पहली बात, संपूर्ण विश्व के अंतर्गत लगभग 35%, वैसे 35.2%, 35% जनसंख्या युवा है, विकसित देशों में 18.3% और विकासशील देशों में 32.2%। जन्म दर की जो उच्चता है वो मुख्यतः प्रथम वर्ग के प्रतिशत को बढ़ाती है। जन्म दर जहां अधिक होगा, कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बताया था मैंने। दूसरा, कार्यशील जनसंख्या आर्थिक विकास में तो महत्वपूर्ण है लेकिन जहां पर कार्यशील जनसंख्या का अनुपात यानी 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग जहां पर सर्वाधिक है, वहां पर जनांकीय दृष्टि से भी वो क्षेत्र क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। यानी जनसंख्या वृद्धि की जो स्थिति है वह जनसंख्या वृद्धि की स्थिति भी वहां पर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तीसरा, कि वह जिन देशों ने जनांकीय विकास क्रम को पूरा कर लिया। जनांकीय विकास क्रम क्या, जनांकीय विकास क्रम से मतलब होता है कि जिन देशों के अंतर्गत वृद्ध जनसंख्या का अनुपात अधिक है ना, उसका मतलब यह है कि उन देशों ने जनांकीय विकास क्रम को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो मुख्यतः जिन देशों ने जनांकीय विकास क्रम को पूरा कर लिया वहां वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और इसके अंतर्गत कौन से देश आते हैं, विकसित देश आते हैं। कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लो कि आयु वर्ग क्या है। आयु वर्ग का मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत आयु वर्ग ये जनसंख्या संरचना क्या है, जिसमें आयु वर्ग, व्यवसाय, लिंगानुपात, ग्रामीण व नगरीय संगठन का अध्ययन किया जाता है। यानी आयु वर्ग के अनुसार स्त्री व पुरुषों का अध्ययन, स्त्री व पुरुषों के अनुपात का आयु वर्ग के अनुसार अध्ययन करना जनसंख्या संरचना कहलाता है। देखते हैं इसमें सबसे पहला बिंदु आयु वर्ग, मैंने आपको बताया आयु संरचना। आयु संरचना का मतलब मैंने बताया कि वह किसी भी प्रदेश के अंतर्गत जो निवास करने वाले विभिन्न आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके आयु के आधार पर उनको वर्ग में रख करके उनका अध्ययन करना। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के कितने आयु वर्ग बताए, 3 आयु वर्ग, 0 से 14 वर्ष, 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 से ऊपर।
0 से 14 वर्ष वो बाल या आश्रित जनसंख्या बताया, 15 से 64 वर्ष वो कार्यशील या युवा जनसंख्या में, और 65 से ऊपर बताया वृद्ध व आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत। किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो वहां की कार्यशील जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। वो देश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात और आ जाती है, वो ये है कि जहां कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है वहां जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वह वृद्धि दर भी क्या होती है, अधिक होती है। आ रहा है समझ में भाई। आज पर किसी परिवार के विषय में भाई, जैसे मान लो किसी परिवार के अंतर्गत 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों के अंतर्गत 3 है इसके, 4 इसके, 3 इसके, अलग अलग है, यानी कार्यशील जनसंख्या 10 में से कितनी है, 4। यदि एक व्यक्ति 25,000 रुपये महीने कमाता है तो 1 लाख रुपए परिवार की आय हुई। यदि प्रति व्यक्ति आय पर देखें तो कितनी हो गई, 10 व्यक्तियों में से 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई। यदि मान लो ये जनसंख्या नहीं होती, कौन सी जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या नहीं होती, केवल सदस्य कितने होते, 4, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी होती, 25,000। बताओ आश्रित जनसंख्या 0 से 14 वर्ष और 65 से ऊपर, ये जो जनसंख्या है वो आर्थिक विकास को पीछे की ओर ले जाते नहीं ले जाते, कहने का मतलब ये है। इसके बाद अपन देखते हैं लिंगानुपात। देखिए लिंगानुपात के बारे में, देखिए लिंगानुपात होता क्या है, किसे कहें। लिंगानुपात का मतलब होता है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच में एक संतुलन का सूचक। लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात होता है पुरुष व स्त्रियों के मध्य एक संतुलन का सूचक, यानी कुल जनसंख्या में स्त्री व पुरुषों का जो अनुपात है वह अनुपात लिंगानुपात है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली जो महिलाओं की संख्या है वह लिंगानुपात है। तो यहां पर 2-3 परिभाषाएं अपने पास में होगी। लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात मुख्यतः पुरुष व स्त्रियों के बीच में संतुलन का सूचक। दूसरा, कुल जनसंख्या में स्त्री व पुरुषों का अनुपात क्या कहलाएगा, लिंगानुपात। तीसरी परिभाषा, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगी, लिंगानुपात। ये लिंगानुपात की 3 परिभाषाएं आपको ध्यान में होनी चाहिए। देखिए मुख्यतः लिंगानुपात ज्ञात करने के जो सूत्र है वो सब जगह अलग अलग है। लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र अलग अलग क्या, मुख्यतः विश्व लिंगानुपात की अपन बात करते हैं तो पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुणा 1000, यह विश्व लिंगानुपात का सूत्र है। और भारत लिंगानुपात की अपन बात करते हैं तो भारत लिंगानुपात का सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। यह अपने भारत के अंतर्गत लिंगानुपात का सूत्र है। देखिए मुख्यतः जिन देशों के अंतर्गत अनियंत्रित लिंग भेदभाव पाया जाता है, अनियंत्रित लिंग भेदभाव की स्थिति क्या, बालक और बालिका में भेदभाव की स्थिति, उन देशों के अंतर्गत जो लिंगानुपात होता है वो स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। उदाहरण, एक देश है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश है, संयुक्त अरब अमीरात। वहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी पाई जाती है, 468 केवल। यानी ये अनियंत्रित भेदभाव वाली स्थिति है। ये मुख्यतः अनियंत्रित भेदभाव जहां है वहां पर स्त्रियों के प्रतिकूलतम लिंगानुपात की स्थिति पाई जाती है। कोई दिक्कत, फिर से देख लो लिंगानुपात के बारे में। प्रति 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या, या स्त्री व पुरुषों के मध्य संतुलन का सूचक, या स्त्री व पुरुषों के मध्य अनुपात लिंगानुपात। सूत्र
अनेक देशों के अंतर्गत तो पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुणा 1000, अपने भारत में स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। और जिन देशों के अंतर्गत अनियंत्रित लिंग भेदभाव होता है, अनियंत्रित लिंग भेदभाव से मतलब होता है बालक और बालिका में भेदभाव की स्थिति, उन देशों के अंतर्गत जो लिंगानुपात की स्थिति होती है वह लिंगानुपात की स्थिति मुख्यतः स्त्रियों के प्रतिकूलतम पाई जाती है। ये लिंगानुपात कल अपन देखेंगे विश्व लिंगानुपात की स्थिति के बारे में, कल अपन देखेंगे विश्व लिंगानुपात की स्थिति में। आज इतना ही, शेष